नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस समस्या के समाधान के अंतर्गत वैक्सीन की भूमिका पर प्रकाश डालती है। ये रिपोर्ट क्या है और किस तरह की बात करती है, आज इन फोकस के प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होने वाली है। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, इसके बाद देखेंगे कि एएमआर यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध शमन यानी उसकी कमी मिटिगेशन में वैक्सीन की क्या भूमिका हो सकती है, रिपोर्ट में किस तरह की बातें कही गई है, यहाँ पर जान लेंगे। वैक्सीन की आवश्यकता क्यों है, वो कौन सा अध्ययन है जो हमें बताता है कि इस समस्या के समाधान के अंतर्गत वैक्सीन यानी टीका एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। साथ ही वैक्सीन के निर्माण में, उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार की चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों पर बात करेंगे। और फिर ये देखेंगे कि किस प्रकार से एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रोगाणुरोधी प्रतिरोध रणनीति में वैक्सीन को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है, उसके इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, एकीकरण की क्या जरूरत है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिजीज जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सकें। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी, और नोएडा में कहां होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता क्या है? हमारा पता है C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15, नोएडा उत्तर प्रदेश। और ये स्थान कहां पर स्थित है? नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आप 9311406440 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं और अधिक जानकारी इसके बारे में हासिल कर सकते हैं। नोएडा में हमारे दो महत्वपूर्ण बैच शुरू होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का और एक इंग्लिश माध्यम का। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। सुबह 11:30 बजे इसकी टाइमिंग रहेगी। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का भी आईएएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है नोएडा में, जिसका समय रहेगा शाम को 6 बजे। इसी प्रकार से लखनऊ और जयपुर शाखा में भी हिंदी माध्यम आईएएस फाउंडेशन के दो बैच प्रारंभ हो रहे हैं, यानी एक लखनऊ में और एक जयपुर में। लखनऊ में बैच 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे, और जयपुर में 27 नवंबर से प्रारंभ होने वाले बैच की टाइमिंग रहेगी सुबह 11 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और खबर हमारी यही है कि हाल ही में वैक्सीन और एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई है। जब हम एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको आप रोगाणुरोधी प्रतिरोध के नाम से भी संबोधित करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इसके बारे में एक सामान्य तथ्य को जान लेना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपको कोई संक्रमण हो जाता है, आप किसी इंफेक्शन से ग्रस्त हो जाते हैं, ये इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, या किसी पैरासिटिक की वजह से भी हो सकता है। और अगर आप उसको ठीक करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं, या एंटीवायरल लेते हैं, या आप एंटी फंगल लेते हैं, या एंटी पैरासिटिक लेते हैं, तो उसका असर आप पर नहीं होता, क्योंकि इस तरह के जो रोगाणु कारक हैं, यानी जो वायरस है या बैक्टीरिया है या कवक है, फंगस है या पैरासिटिक है, उनमें इन दवाइयों के प्रति एक प्रतिरोध खड़ा हो जाता है। ये प्रतिरोध खड़ा होने के कई कारण हैं। एक कारण तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, और वो कारण ये है कि समय के साथ रोगाणु कारकों में कई तरह के जेनेटिक परिवर्तन होते हैं, जिनको आप म्यूटेशंस के नाम से जानते हैं, जिनको आप उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं।
जो अलग-अलग तरह की चीज़ों के प्रति एक प्रतिरोध क्रिएट कर लेते हैं। कई बार मनुष्यों में हम देखने में आ रहा है कि मानव एक आप व्यक्तियों में ये चीज़ देख सकते हैं कि लगातार एंटी-बैक्टीरियल या आप कह सकते हैं एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, उनके ज़्यादा प्रयोग, उनके दुरुपयोग के कारण भी इस तरह की एक प्रतिरोध देखा गया है कि कई इस तरह के जीवाणु, कई इस तरह के बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं, जिन पर एंटीबायोटिक दवाइयों का किसी भी प्रकार से असर नहीं होता और ये आने वाले भविष्य में दुनिया के लिए एक बहुत भारी समस्या हो सकती है और इस समस्या से निपटना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आई है जो कहती है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, कि इस समस्या के समाधान के अंतर्गत वैक्सीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक उपयोग को कम करने में टीकों यानी वैक्सीन के प्रभाव का अनुमान लगाना शीर्षक से एक नई रिपोर्ट लॉन्च की है, जिसमें रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर से निपटने में टीकों की भूमिका यानी वैक्सीन की भूमिका पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया है। ये रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई है? विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह यानी वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के लिए के डब्ल्यूएचओ द्वारा आयोजित वेबिनार के दौरान इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई है और इसके कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। तो वैक्सीन और एएमआर में किस तरह की एक तरह से संबंध है, उस पर एक थोड़ा-सा प्रकाश डाल देते हैं कि एएमआर शमन में यानी उसकी कमी में, उसकी मिटिगेशन में वैक्सीन की क्या भूमिका होती है, हो सकती है, रिपोर्ट में क्या बात कही गई है। रिपोर्ट इस बात पर जोर दे रही है कि किस प्रकार से कैसे टीके यानी वैक्सीन्स संक्रमणों को रोककर, इन्फेक्शंस को रोककर एंटीबायोटिक के उपयोग पर अंकुश लगा सकते हैं और प्रतिरोधी बैक्टीरिया के विकास को रोक सकते हैं और एएमआर के बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं। यानी अगर हम पहले से ही कुछ ऐसी वैक्सीन्स का इस्तेमाल करें जो कि तरह-तरह के इन्फेक्शंस को कम कर दें, तो हमें एंटीबायोटिक्स की, एंटीफंगल की, एंटीवायरल की, पैरासिटिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और हम उनका इस्तेमाल कम करेंगे, जिससे एएमआर जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ये रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई है। यदि टीकों का यानी वैक्सीन्स का ठीक तरीके से विकास किया जाए, उनका ठीक तरीके से उपयोग किया जाए, तो प्रति वर्ष 2.5 बिलियन यानी 2.5 अरब एंटीबायोटिक खुराक की बचत की जा सकती है, जो रिपोर्ट में वर्णित रोगाणुओं के लिए वैश्विक एंटीबायोटिक उपयोग का 22% है। यानी जो वैश्विक एंटीबायोटिक उपयोग है, उसका 22% बैठता है ये 2.5 बिलियन एंटीबायोटिक खुराक, जिनकी बचत की जा सकती है अगर हम वैक्सीन का ठीक तरीके से उपयोग करें, उसको एएमआर के समाधान के अंतर्गत प्रयोग में लाएं। इसमें एक क्षेत्रीय प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे अधिक इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, वैक्सीन के इस्तेमाल के प्रभाव को देखने देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्व एशिया में प्रतिदिन 1 बिलियन एंटीबायोटिक खुराकों की संभावित रूप से इसके अंतर्गत रोकथाम की जा सकती है, जो कि वैश्विक रोकथाम बोझ का लगभग 40% है। यानी प्रतिदिन अगर 1 बिलियन एंटीबायोटिक खुराक बचा सकते हैं आप वैक्सीन के इस्तेमाल से, जो कि वैश्विक एंटीबायोटिक इस्तेमाल का 40% बैठता है, तो अपने आप में एएमआर के बोझ को कम करने के अंतर्गत ये पूरी स्थिति खासी साबित हो सकती है, महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वैक्सीन की आवश्यकता को एक महत्वपूर्ण तथ्य भी प्रकट करता है और वो तथ्य ये है कि पिछले 3 दशकों में बच्चों में एएमआर यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की दर उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। बच्चों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की स्थिति कम से कम देखी गई है और आप जानते हैं कि बच्चों में बड़े स्तर पर वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। हालांकि बुजुर्ग जो आबादी है उसमें एएमआर की दर लगातार बढ़ रही है, जो हमें ये बताती है कि वयस्कों के लिए ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण रणनीतियों की जरूरत क्यों है। अगर हम वयस्कों में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं या इस प्रकार की रणनीतियों को, स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं जहां पर हम उनके अंतर्गत उनमें संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब वो बुजुर्ग होंगे, जब उनकी उम्र बढ़ेगी, तो एएमआर जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार से ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन निर्माण के अंतर्गत कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। जैसे कई उच्च प्राथमिकता वाले रोगजनक यानी पैथोजेंस के लिए
सीमित वैक्सीन पाइपलाइन है। कुछ ऐसे रोगजनक हैं जिनका सामना करने के लिए बहुत ही सीमित स्तर पर हमारे पास वैक्सीन है, जो कि अधिकांशतः प्रारंभिक विकास के चरणों में ही है। यानी कुछ ऐसे पैथोजेंस हैं जिनका समाधान करने के लिए, रोगाणु जनकों का समाधान करने के लिए हमारे पास बहुत सीमित स्तर पर वैक्सीन है, और वो भी विकास के प्रारंभिक चरणों में ही है। इसलिए हमें बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीन को डेवलप करने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें कई तरह की चुनौतियां आ जाती हैं। जैसे चुनौतियों में कई तरह की चीजें शामिल है, जैसे मजबूत प्री क्लिनिकल मॉडल की कमी है। उसी प्रकार से जो नियामक मार्ग है, जो रेगुलेटरी रूट है, वो बहुत ही अस्पष्ट प्रकार का है, अनक्लियर है। इसी प्रकार से बायोमार्कर की स्थिति भी अपरिभाषित है। बायोमार्कर क्या है कि एक तरल पदार्थ हमारे रक्त में या हमारे टिश्यूज में होता है, जो कि अगर हम उसकी पहचान कर ले, आप मॉलिक्यूल के रूप में अभी परिभाषित इसको कर सकते हैं। अगर इन मॉलिक्यूल्स की हम ठीक तरीके से पहचान कर ले, तो किसी भी रोग के बारे में एक संभावित जानकारी हासिल कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि किसी रोग के जोखिम की पूर्व पहचान कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर भी एक बहुत असमंजस की स्थिति है, अनडिफाइंड स्थिति है। साथ ही सीमित नैदानिक अनुसंधान क्षमता एक एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। जो अनुसंधान क्षमता है, हमारे जो रिसर्च कैपेबिलिटीज हैं, वो बहुत सीमित है, उनको भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर हम इन चुनौतियों का समाधान कर लेते हैं और वैक्सीन को संक्रमण के समाधान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थिति के रूप में देखते हैं, एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं, तो भविष्य में हम संक्रमण की स्थिति पर काबू पा करके एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को सीमित कर सकते हैं और एएमआर जैसी स्थितियों का बोझ कम कर सकते हैं। एएमआर रणनीति में वैक्सीन के एकीकरण की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। इन सभी स्थितियों से यही पता लगता है कि एएमआर पर वैक्सीन यानी टीकों के प्रभाव को अक्सर नीति निर्माण में अनदेखा कर दिया जाता है। रिपोर्ट में सीधे तौर पर एएमआर रोकथाम रणनीतियों, राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और टीकाकरण यानी वैक्सीन रूपरेखाओं में टीकों के अधिक एकीकरण यानी इंटीग्रेशन का आह्वान किया गया है। और ये कहा गया है कि नीतियों पर सूचित प्रभाव के लिए, यानी जो नीतियां बनाई जाती हैं उस पर एक इन्फॉर्म्ड इम्पैक्ट के लिए मौजूदा टीकों के कवरेज को बढ़ाने और एएमआर पर उनके प्रभाव की निगरानी करने की आवश्यकता है। यानी अगर हम अपनी वैक्सीन के कवरेज को बढ़ाएं और साथ ही उनके प्रभाव को देखें कि वो एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, तो हम इसका इस्तेमाल, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल अपनी अलग अलग प्रकार की नीतियों में, पॉलिसीज में कर सकते हैं। और ये जो प्रभाव होगा एक सूचित प्रकार का, एक इन्फॉर्म्ड प्रभाव होगा, जो भविष्य में एएमआर जैसी स्थितियों से बाहर निकालने में हमारी मदद कर सकता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वाव यानी जो वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2024 है, उसके दौरान लॉन्च की गई डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था? आपके ऑप्शन क्या है? एएमआर की रोकथाम में एंटीबायोटिक दवाओं की भूमिका। ऑप्शन बी है रोगाणुरोधी प्रतिरोध, एएमआर को कम करने में वैक्सीन की भूमिका। ऑप्शन सी है एएमआर का आर्थिक प्रभाव। ऑप्शन डी है नए एंटीबायोटिक दवाओं का विकास। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।